नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजन लर्निंग पॉइंट में। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी, और हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिंदी भाषा, यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो पढ़ रहे थे उसी में आज हम लोग हिंदी भाषा पढ़ेंगे। हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो पिछले साल पूछे जा चुके हैं, यानी कि विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं, वो भी होंगे, और जो नए हैं कुछ क्वेश्चंस वो भी होंगे। तो कम से कम 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन से ज़्यादा ही क्वेश्चन रहेंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे, और इसके अगले वीडियो में इससे आगे के और जो है 50 क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह से हर वीडियो में 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट के मिलेंगे। तो टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहाँ भी हिंदी साहित्य के और हिंदी भाषा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे और नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, जिससे आपको नया वीडियो आसानी से मिल सके। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में कितने भाषा परिवार हैं? अब ये बताना है कितने भाषा परिवार हैं। तो भारत में कितने भाषा परिवार हैं? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी 4 भाषा परिवार है। ठीक, 4 भाषा परिवार हैं। चीनी तिब्बती है, इंडो यूरोपियन है, ठीक, द्रविड़ है और ऑस्ट्रिक है। तो ये 4 भाषा परिवार हैं। चारों भाषा परिवार आप लोग याद रखेंगे, और ये पूछ लिया जाता है कितने भाषा परिवार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस परिवार की भाषा, ये बताना है। यानी कि जो हिंदी हमारी भाषा है वो किस परिवार के भाषा के अंतर्गत आती है? तो हिंदी जो है हमारी भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। ठीक, याद रखेंगे, भारोपीय भाषा परिवार। सबसे ज़्यादा भारोपीय भाषा परिवार ही बोला जाता है, लगभग 73% जो है भारोपीय भाषा परिवार बोला जाता है। फिर है, किस काल के वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों के अलावा वाल्मीकि, व्यास, अश्वघोष, भास, कालिदास तथा माघ आदि की संस्कृत रचनाओं का सृजन हुआ है? तो माघ आदि संस्कृत रचनाओं का सृजन हुआ है, तो ये बताना है। तो कौन सी भाषा में हुआ है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। प्राचीन भारतीय आर्य काल भाषा जो है उसमें जो है इन संस्कृत रचनाओं का सृजन हुआ है। संस्कृत भाषा है ये सबसे पुरानी भाषा है। सभी भाषाओं की उत्पत्ति इसी भाषा से हुई है, तो संस्कृत प्राचीन भाषा हो जाएगी। प्राचीन भाषा जिसने ऋषि मुनि थे और ग्रंथ वगैरह जो रचे गए हैं वो सब संस्कृत भाषा में ही रचे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति कृत कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? ये बताना है कीर्तिलता किस भाषा की रचना है। तो ये अवहट्ट भाषा की रचना है। किस भाषा की हो जाएगी? अवहट्ट भाषा की हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अब्दुल रहमान कृत संदेह, ये अब यहाँ पे संदेह राष्ट्र नहीं है, संदेश राष्ट्रक। क्या याद रखेंगे? संदेश राष्ट्रक। ठीक, तो संदेश राष्ट्रक की भाषा बताना है, किस भाषा में है? तो अपभ्रंश भाषा में रचित है। कौन सी भाषा? अपभ्रंश भाषा। और किसकी रचना है? तो अब्दुल रहमान की रचना है। फिर अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? ये बताना है। अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टछाप में कितने कवि थे? 8 कवि थे। तो 4 कवि विठलनाथ जी के थे, 4 कवि वल्लभाचार्य जी के थे। तो ये आप लोग याद रखेंगे, अष्टछाप में 8 कवि थे, विठलनाथ और वल्लभाचार्य जी के। ठीक है, तो 8 कवि टोटल हुए। 8 कवि में सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, इस तरह से 8 कवि थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 8 कवियों के नाम जरूर याद कर लेंगे। तो और जहाज किसे कहा जाता है? तो ये सूरदास को कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवधी भाषा की पद्मावत किसकी रचना है? तो अवधी भाषा की पद्मावत रचना बताना है, किसकी रचना है? तो जायसी की रचना, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। इसमें कुछ क्वेश्चन देखिए साहित्य के आ गए हैं, लेकिन अभी अगला क्वेश्चन जब स्टार्ट होगा तो इसमें जो है सिर्फ भाषा के क्वेश्चन होंगे। तो मलिक मोहम्मद जायसी, इनका पूरा नाम याद रखेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी। अब जायसी इनको उपनाम क्यों है? क्योंकि ये जायस के रहने वाले थे, इसलिए इनका जायसी उपनाम है। फिर एक खड़ी बोली में रचित गोरा बादल की कथा के रचनाकार। अब जो खड़ी बोली, अब यहाँ पे भाषा से ही क्वेश्चन है। देखिए, खड़ी बोली में पूछ रहा है कौन जो रचित है रचना गोरा बादल की कथा, तो ये किसकी है? तो कवि बताना है। तो कवि जटमल की रचना है। किसकी हो जाएगी? कवि जटमल की। वो भाषा याद रखेंगे, खड़ी बोली में रचित है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, आदिकाल के प्रमुख कवियों में शामिल हैं। आदिकाल के जो प्रमुख कवि हैं उसमें कौन शामिल है?
जो आदिकाल के कवि हैं तो विद्यापति भी हो जाएंगे, चंद्रवरदाई, गोरखनाथ और सभी, यानी कि ऑप्शन डी, ये सभी लोग शामिल हैं आदि कवि के प्रमुख कवियों में। फिर अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन अष्टछाप नाम से प्रसिद्ध कवियों में निम्न में कौन शामिल थे। ये जितने भी नाम हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन अष्टछाप में शामिल था ये बताना है। तो अष्टछाप में शामिल कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी, सूरदास। सूरदास जो है अष्टछाप के कवि हैं और इनको अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चकमक किस भाषा का शब्द है, यानी कि जो चकमक शब्द दिया है किस भाषा का शब्द है, तो ये तुर्की भाषा का शब्द है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, तुर्की भाषा का शब्द। फिर किस लेखक द्वारा सन 1804 में लिखा गया प्रेम सागर नामक ग्रंथ आधुनिक हिंदी गद्य का प्रथम ग्रंथ बना, यानी कि जो प्रेम सागर है ये आधुनिक हिंदी है उस गद्य का प्रथम ग्रंथ बन गया। तो प्रेम सागर के रचनाकार बताने हैं, तो लल्लू लाल। लल्लू लाल किसके रचनाकार हो जाएंगे, प्रेम सागर के लल्लू लाल हो जाएंगे। और एक रचना याद रख लेना, नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान, ठीक, ये भी रचना पूछ ली जाती है, तो ये किसकी रचना हो जाएगी, सदल मिश्र। किसकी, सदल मिश्र, ठीक। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन छायावाद के शीर्ष रचनाकार हैं, यानी कि छायावाद के शीर्ष रचनाकार कौन हैं ये बताना है। तो सूर्यकांत, यहाँ देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पान, ये सभी लोग जो हैं छायावाद के शीर्ष रचनाकार हैं, तो 3 सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फिर कौरवी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो कौरवी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये बताना है। तो कौरवी बोली को अन्य जो है मेवाती, यहाँ पे ऑप्शन देखिए आगे पीछे हो गया है तो आप लोग देख लेंगे। कौरवी बोली को ऑप्शन बी, यानी कि खड़ी बोली के नाम से जाना जाता है। अब खड़ी बोली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, यानी पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत बोली जो है खड़ी बोली आती है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। 5 उपभाषाएँ हैं और 5 उपभाषाओं में 18 बोलियाँ, कितनी बोलियाँ, 18 बोलियाँ, ठीक। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। खड़ी बोली जो है कौरवी बोली का अन्य नाम है और पश्चिमी भाषा के अंतर्गत आती है। फिर अगला है, निम्न में किससे ब्रज भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है, यानी कि जो ब्रज भाषा है किस अपभ्रंश की उत्पत्ति है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सौरसैनी अपभ्रंश। कौन हो जाएगा, सौरसैनी अपभ्रंश। फिर अगला है, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, बाराबंकी, इलाहाबाद, लखनऊ, जौनपुर आदि जिलों में कौन सी भाषा बोली जाती है। ये जितने भी ज़िले हैं इसमें कौन सी भाषा बोली जाती है, तो देखिए लखनऊ, इलाहाबाद में अवधी भाषा बोली जाती है, तो अवधी, ये जो क्षेत्र हो जाएगा ये अवधी भाषा का क्षेत्र हो जाएगा। अवधी जो है पूर्वी, याद रखेंगे, पूर्वी उपभाषा के अंतर्गत आती है, पूर्वी उपभाषा के अंतर्गत, ठीक। 3 भाषाएं आती हैं पूर्वी उपभाषा में, कौन कौन सी आती हैं, अवधी एक होगी, एक होगी अवधी, एक होगी बघेली, कौन सी हो जाएगी, एक हो जाएगी बघेली, ठीक, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, एक हो जाएगी छत्तीसगढ़ी। ये 3 उपभाषाएं, मतलब 3 भाषाएं बोलियां जो हैं पूर्वी उपभाषा के अंतर्गत आती हैं, तो याद रखेंगे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर अगला क्वेश्चन है, बाबा नागार्जुन किस भाषा के लेखक थे। अब बाबा नागार्जुन किस भाषा के लेखक थे ये बताना है, तो ऑप्शन सी, मैथिली भाषा के लेखक थे। फिर अगला क्वेश्चन है, भोजपुरी का शेक्सपियर और अनगढ़ हीरा उपनामों से कौन से भोजपुरी के लेखक मशहूर हैं, तो ये बताना है। तो भिखारी ठाकुर, कौन मशहूर हैं, भिखारी ठाकुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी घोषित की गई, यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है राजभाषा हिंदी को घोषित किया गया है ये बताना है। तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, 343। राजभाषा के लिए कितने अनुच्छेद दिए हैं, 343 से 351 तक। इसमें जो राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद हैं तो ये आप लोग याद रखेंगे, 343 से 351 तक जो अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में राजभाषा से संबंधित हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 351 का निर्माण राजभाषा हिंदी के लिए किस संदर्भ में किया गया है, किस संदर्भ में किया गया है ये बताना है।
तो हिंदी के विकास के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा। हिंदी के विकास के लिए जो है अनुच्छेद 351 का निर्माण किया गया है, जिससे हिंदी का विकास हो सके। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देख लीजिए विगत वर्षों के प्रश्न, यानी कि जो पिछले साल विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चंस रहेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट दिया संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 343 में कहा गया है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। वर्तमान में संविधान में अनुसूचित भाषाओं की संख्या 22 है, यानी कि इस समय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। तो आप लोग याद रखेंगे। मूल संविधान में पूछ ले कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी, 14 भाषाएं थी। और बाद में एक भाषा जोड़ी गई 21वें संविधान के द्वारा। उसके बाद 3 भाषाएं जोड़ी गई 71वें संविधान के द्वारा, संशोधन के द्वारा। उसके बाद जो है 4 भाषाएं जोड़ी गई 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। मूल संविधान में पूछ लेंगे तो 22 भाषाएं थी, और बाद में संशोधन हो करके जो है 1, 3 और 4 भाषाएं, यानी कि 8 भाषाएं और जोड़ी गई। तो कितनी हो गई, कुल 22 भाषाएं हो गई। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं, यानी कि जो देवनागरी लिपि कितने वर्ण हैं, तो ये बताना है। तो याद रखेंगे 52। कितने हो जाएंगे, 52 याद रखेंगे। वर्गों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं, और हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं। फिर हिंदी के देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर हैं, अब स्वर बताना है कितने हैं। तो हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर हैं, 11 स्वर हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 11 हैं। कहाँ से कहाँ तक याद रखेंगे, आ से अव तक, आ से अव तक। और ये अंग आह स्वर नहीं है, ये जो है अंग और आह क्या हो जाते हैं, अयोग वाह, क्या हो जाएंगे, इनको अयोग वाह कहते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, अयोग वाह। ठीक, और स्वर कितने हैं, आ से अव तक 11 स्वर हैं। ठीक, तो 11 स्वर हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला है क्वेश्चन, हिंदी के देवनागरी लिपि में कुल कितने अनुस्वार हैं। अब देखिए स्वर पूछ रहा था, अब यहाँ अनुस्वार पूछ रहा है। अनुस्वार कितने हैं, अनुस्वार 1 है। अनुस्वार 1 है, कौन सा, अंग, ये कौन हो जाएगा, अनुस्वार इसको कहते हैं। और इसके बाद आह जो आता है ये इसको विसर्ग कहते हैं, तो ये अनुस्वार हो जाएगा। और ये अगर पूछा क्या हो जाएगा, तो ये विसर्ग हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे देख लीजिए हिंदी के देवनागरी लिपि में केवल एक अनुस्वार है, कौन सा, एक अनुस्वार है। और इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है। इसका चिन्ह बिंदी, ये जो है ये बिंदी होती है। फिर जैसे संभव, संजय, अब इसको संभव को बिंदी रख के लिख सकते हैं और संजय को बिंदी रख के लिख सकते हैं। तो ये जो है पंचमा अक्षर जो है इसके स्थान पर होता है। फिर हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने विसर्ग हैं, अभी हमने विसर्ग बताया, तो एक अनुस्वार है, एक ही विसर्ग है। तो ऑप्शन डी इसका सी हो जाएगा। विसर्ग कितना है, 1, यानी कि आह। ठीक, ये हो जाएगा विसर्ग। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है, यानी कि हिंदी जो भाषा है किसकी उत्तराधिकारिणी है, ये बताना है। यानी कि किसके बाद जो है हिंदी भाषा का जन्म हुआ, तो संस्कृत भाषा, ऑप्शन डी हो जाएगा। हिंदी भाषा की आदि जननी या भाषा संस्कृत है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, इस तरह से होती हुई अपभ्रंश पहुँचती है। फिर अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन हिंदी, उसके बाद प्रारंभिक हिंदी रूप ले लेती है। यानी कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, फिर उसके बाद हिंदी। ठीक, ये चीज़ आप लोग क्रम याद रखेंगे। ठीक, फिर है संसार के प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान पूछ रहा है, तो हिंदी का क्या स्थान हो जाएगा, ये बताना है। तो हिंदी का स्थान बताना है आपको, ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा स्थान है। संसार की प्रमुख भाषाओं में, जितनी संसार में भाषाएं बोली जाती है उस हिंदी दूसरे नंबर पे बोली जाती है। तो हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा हिंदी कैसी भाषा है, तो वियोगात्मक और विशिष्ट भाषा है। फिर भाषा परिवार के आधार पर हिंदी इंडो परिवार की भाषा है। परिवार भी पूछ लेता है, इंडो परिवार है तो इंग्लिश में लिखा होगा, तो भारोपीय परिवार लिखा होगा। ठीक, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का द्वितीय स्थान है, तो स्थान भी याद रखेंगे।
कैसी भाषा है, तो वियोगात्मक भाषा। और किस परिवार की भाषा है, तो इंडो यूरोपियन यानी कि भारोपीय भाषा परिवार है। ये 3 क्वेश्चन हैं इसमें, आप लोग तीनों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, यानी कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला ये बताना है। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला। अब यहाँ पे देख लेते हैं, राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है, राजभाषा का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा राजकाज की भाषा, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज जिसमें हम राजकाज की भाषा या पत्राचार करते हैं, जो ऑफिसर्स में यूज होती है। जैसे राजभाषा राजकीय कार्य के लिए प्रयुक्त होती है, वह राजभाषा कहलाती है। राजभाषा संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाते हैं। तो हिंदी दिवस कब मनाते हैं अगर ये पूछा जाए तो 14 सितंबर को मनाते हैं, आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को के रूप में मान्यता मिली, यानी कि अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को किस रूप में मान्यता मिली ये बताना है। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा, मातृभाषा या विभाषा, तो राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा नहीं है। अगर भारत की राष्ट्रभाषा पूछे तो राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, राजभाषा कौन सी है, हिंदी है। ये अब संविधान के अनुच्छेद 343 द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली, और ये पूछा कब गया, 2016 प्लाटून कमांडर में जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर अगला क्वेश्चन, जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वह भाषा व्यापक रूप से उस क्षेत्र की क्या होती है। अब जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उसी क्षेत्र की तो भाषा बोलेंगे, और जो भाषा उस क्षेत्र में बोली जाएगी वो कौन सी भाषा कहलाएगी। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मानक भाषा या उपमानक भाषा या मातृभाषा या संचार भाषा। तो मातृभाषा कहलाएगी, ऑप्शन सी से हो जाएगा, यहाँ पर सी बना लेंगे, ऑप्शन सी से हो जाएगा मातृभाषा। मातृभाषा जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, जो सबसे पहले हम भाषा सीखते हैं वो हमारी मातृभाषा होती है। अब अगला है क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान। ये भी हमने बताया था, तो दूसरा स्थान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, दूसरा स्थान। सर्वाधिक बोले जाने वाली दूसरी भाषा है, और हिंदी की भारत की प्रथम राजभाषा है, भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, लेकिन भारत हिंदी भाषा का अब यहाँ पे देखिए तीसरा स्थान है। वहाँ पे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या बताया, तो दूसरा स्थान है। तो ये कन्फ्यूजन में क्वेश्चन है, आप लोग इसको डाउट में डाल देंगे, हम इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कौन सा होगा। यानी कि पिछले क्वेश्चन में दूसरा स्थान दिखाया गया था, लेकिन यहाँ पे तीसरा है, तो हम देख के बता देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विभाषा को क्या कहा जाता है। वैसे इसमें जो है दूसरा ही सही होगा, लेकिन फिर भी हम आपको चेक करके बता देंगे। विभाषा को क्या कहा जाता है, तो विभाषा जो है किसको कहा जाता है ये बताना। विभाषा को उपभाषा कहा जाता है। विभाषा का क्षेत्र बोली के अपेक्षा विस्तृत होता है, यह एक प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित होती है। एक विभाषा से स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियां प्रचलित होती हैं, यानी कि विभाषा जो है उपभाषा को कहा जाता है। उपभाषा, ठीक, जो भाषा होती है उसके बाद आते हैं उपभाषा का स्थान, और उपभाषा से जो कई सारी बोलियां होती हैं। ये जैसे पश्चिमी उपभाषा है, उपभाषा में कई सारी बोलियां होंगी, जैसे खड़ी बोली, कौरवी, ब्रजभाषा, तो ये सारी जो है उपभाषा की बोलियां होती हैं। तो उपभाषा विभाषा को कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी बोली शब्दबद्ध है, और जो छत्तीसगढ़ी बोली है किस उपभाषा से संबंध है, तो ये पूर्वी हिंदी से संबंध है। पूर्वी हिंदी की अवधी एवं छत्तीसगढ़ी प्रमुख बोलियां हैं, और एक प्रमुख बोली बघेली भी है। अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली, ये 3 उपभाषाएं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, ठीक, याद रखेंगे आप लोग। फिर क्वेश्चन, मैथिली भाषा का केंद्र। मैथिली भाषा का केंद्र क्या है, तो ये बताना है। तो मैथिली भाषा का केंद्र तिरहुत है। कौन सा हो जाएगा, तिरहुत। और तिरहुत कहाँ पड़ेगा, तो भोपाल क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में। तो ये भाषाओं की तरफ मैथिली की अपनी प्राचीन लिपि है, जिसे घतिर, तुहाच या मिथिलाक्षर कहते हैं। इसका विकास नई शताब्दी ईस्वी से शुरू हो गया था। आजकल छपी हुई पुस्तकों में अधिकांशतः देवनागरी का ही प्रयोग होता है, यानी कि जो आजकल भाषाएं होती हैं वो देवनागरी लिपि, यानी कि हिंदी की देवनागरी लिपि में लिखी होती हैं। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, ददर भाषा का दूसरा नाम क्या है। ददर भाषा को दूसरा नाम बताना है। तो ददर भाषा क्या होता है, ददर भाषा का दूसरा नाम पैसाची है। क्या हो जाएगा, पैसाची, ठीक। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे।
फिर संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वह क्या कहलाते हैं? संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं उनको हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। क्या कहेंगे? तत्सम। और जो विकृत हो गए हैं यानी कि संस्कृत से हिंदी भाषा में यूज़ कर लेंगे उनको तद्भव कहते हैं। तो तत्सम और तद्भव आप लोगों को तो पता ही है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, इसका समय बताना है कब से कब तक है मध्यकालीन आर्य भाषा का काल। तो ये 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, यानी कि 500 BC से लेकर 1000 BC आप लोग याद रखेंगे। ये मध्यकालीन आर्य भाषा का टाइम पीरियड है। ठीक, तो ये कालक्रम भी याद रखेंगे, कालक्रम भी पूछ लिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो भारतीय भाषाओं के संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया? तो 8वीं अनुसूची, यानी कि अष्टम 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अनुच्छेद पूछ ले तो 343 से 351 तक, तो याद रखेंगे 343 से 351 तक भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो इसको शामिल किया गया। फिर अगला क्वेश्चन है उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू किस भाषा का शब्द है ये बताना है। तो उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का हो जाएगा? तुर्की भाषा का हो जाएगा। उर्दू मूलतः तुर्की भाषा का है। इसका अर्थ है शाही शिविर या खेमा। तुर्कों के साथ साथ यह शब्द भारत में आया। इसका यहाँ प्रारंभिक अर्थ खेमा या सैन्य पड़ाव था। भाषा विशेष के अर्थ में उर्दू शब्द इस ज़बान उर्दू एक मुअल्ला का संक्षेप है। तो उर्दू भाषा शब्द पूछ लेगा किस भाषा का है? तो तुर्की भाषा का है। अगला है क्वेश्चन, पहाड़ी इलाके में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो पहाड़ी इलाके में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो गढ़वाली और कुमाऊनी बोली जाती है। गढ़वाली और कुमाऊनी याद रखेंगे। पहाड़ी इलाके में गढ़वाली कुमाऊनी भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे उत्तराखंड क्षेत्र जो है, उत्तराखंड में यही भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक, तो ये पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ पे भाषाएं बोली जाती हैं गढ़वाली और कुमाऊनी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई? यानी कि जो ब्राह्मी है इससे किस लिपि की उत्पत्ति हुई? तो ब्राह्मी से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई। ये आप लोग याद रखेंगे, देवनागरी लिपि। ऑप्शन अब यहाँ देखिए ऑप्शन गड़बड़ हो गए, तो ए पहले होगा, फिर बी होगा, फिर सी और फिर डी होगा। तो देवनागरी आप लोग याद रखें, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। फिर अगला क्वेश्चन है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो यहाँ पे जो है एक ऑप्शन छूट गया सी, तो सी आप लोग लिख लेंगे, भारोपीय। क्या हो जाएगा? भारोपीय। तो हिंदी किस भाषा परिवार की है? तो भारोपीय भाषा परिवार की हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय परिवार की अन्य भाषाएं मराठी, नेपाली, गुजराती आदि हैं। और भारोपीय परिवार की जो भाषाएं किस लिपि में होती हैं? देवनागरी लिपि में होती हैं। ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला है विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं का क्रम बताना है। जो सब सर्वाधिक बोली जाती हैं ये बताना है। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा? चीनी, अंग्रेजी और हिंदी। अब यहाँ पे आपका वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा जो भाषा का क्रम था, यानी कि सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। तो नंबर 1 पे कौन सी भाषा बोली जाती है? चीनी बोली जाती है सर्वाधिक पूरे विश्व में। नंबर 2 पे अंग्रेजी बोली जाती है और नंबर 3 पे कौन सी हो जाएगी? हिंदी हो जाएगी। तो हिंदी का क्रम पूछ ले तो तीसरा स्थान हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्लियर कर लेंगे यहाँ से। फिर अगला है देखते हैं, रानी केतकी की कहानी में प्रयोग हुई भाषा को क्या कहा गया है? यानी कि जो रानी केतकी की कहानी है इसमें जो भाषा प्रयोग हुई है कौन सी भाषा है? कौन सी भाषा ये बताना है। तो खड़ी बोली। रानी केतकी की कहानी में कौन सी भाषा? खड़ी बोली। गद्य में इंशाअल्लाह खां की सर्वप्रसिद्ध रचना रानी केतकी की कहानी, यानी कि किसकी रचना है? तो इंशाअल्लाह खां की रचना है। और इसका उदयभान चरित्र दूसरा नाम पूछ ले तो उदयभान चरित्र भी इसका दूसरा नाम है। इस कहानी का महत्व भाषा, शैली और वर्ण वस्तु सभी दृष्टियों से है। स्वयं लेखक के अनुसार इसमें किसी बोली का पुट नहीं है। यह कहानी शुद्ध सांसारिक प्रेम को आधार बनाकर मनोरंजन के लिए लिखी गई है। यानी कि लेखक ने स्वयं कहा है जो इसमें किसी भी बोली का पुट नहीं है। ये जो कहानी है शुद्ध है, सांसारिक प्रेम को आधार बनाकर सिर्फ मनोरंजन के लिए है लिखी गई है। तो रानी केतकी कहानी के रचयिता याद रखेंगे मुंशी ईसा अल्लाह खां। भाषा खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अवधी तथा बघेली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? अवधी और बघेली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था पूर्वी हिंदी। कौन सी उपभाषा हो जाएगी? पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और एक छत्तीसगढ़ी। ये भी याद रखेंगे। तीन बोलियाँ आती हैं, छत्तीसगढ़ी, ठीक, अवधी, बघेली। तो अवधी तथा बघेली पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फिर हिंदी शब्द है। अब हिंदी शब्द किस भाषा का है ये पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया उर्दू भाषा का, अरबी भाषा का, अवधी भाषा का, फारसी भाषा का। इसका आप लोग क्वेश्चन आंसर बताएंगे। अगर आप लोगों को पता है कमेंट बॉक्स में बताएं किस भाषा का शब्द है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फारसी भाषा का। हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है, आप लोग याद रखेंगे। अगला है जिस विद्या द्वारा भाषा के शब्दों, यानी कि जिस विद्या द्वारा भाषाओं के शब्दों, उनके रूपों, प्रयोगों आदि का ज्ञान होता है वो कौन सी भाषा कहलाती है, ये बताना है। तो याद रखेंगे जो व्याकरण है, व्याकरण से हमें शब्दों, उसके रूपों, उनके प्रयोग आदि की जानकारी होती है। ठीक, भाषा को शुद्ध लिखने की भी जानकारी हमें किससे होती है? तो व्याकरण से होती है। तो व्याकरण आप लोग याद रखेंगे। किसी भी भाषा के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण, विवेचन व्याकरण कहलाता है। व्याकरण वह विधा है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना आता है। इसके द्वारा भाषा के शब्दों, उनके रूपों, प्रयोगों आदि का ज्ञान होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, व्याकरण। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? और उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली बोली जाती है ये बताना है। ऑप्शन ए इसका गायब हो गया है, तो बी, सी और डी में ही आंसर बताना है। तो कन्नौजी भाषा बोली जाती है। और ये SSSC BDO एग्ज़ाम 2018 में जो है तो उसमें पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा बोली में कन्नौजी है, जो कन्नौजी है उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश में पूछ ले तो कौन सी बोली? अवधी बोली जाती है, अवधी बोली जाती है। ब्रजभाषा बोली जाती है, ठीक, ब्रजभाषा बोली जाती है। बुंदेली बोली जाती है। ये सारी जो हैं उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। लेकिन प्रमुख बोली यहाँ पे लिखा है कौन सी है, तो ऑप्शन में हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में किसका विकास आखिरी में हुआ था? आखिरी में यानी कि कौन सी भाषा जो सबसे, यहाँ देखिए ऑप्शन जो है कुछ गलत दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन 2 बार दे रखा, बांगुरो अपभ्रंश, फिर वैदिक संस्कृत, फिर पाली, फिर लौकिक संस्कृत। तो विकास इसका आखिरी में यह पूछ रहा है, तो ये आप लोग को हम बता दें, ऑप्शन हटा दीजिए। सबसे पहले रहेगा संस्कृत। कौन सा रहेगा? संस्कृत। अब संस्कृत 2 प्रकार की, एक लौकिक संस्कृत, एक वैदिक संस्कृत। लौकिक और एक वैदिक। तो वैदिक जो वेदों की भाषा है, और लौकिक जो लोक में प्रचलित थी, लोग बोलते थे। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा ये बताना है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, इसमें ऑप्शन के हिसाब से नहीं जाएंगे। पहले संस्कृत हो जाएगा, उसके बाद वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, उसके बाद संस्कृत से पाली बनी भाषा, उसके बाद प्राकृत, पाली प्राकृत, फिर अपभ्रंश आई, फिर अपभ्रंश के बाद अवहट्ट। कौन सी? अवहट्ट। उसके बाद हिंदी। ठीक, तो ये क्रम आप लोग याद रखेंगे, संस्कृत, पाली प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी। तो ये क्रम आप लोग याद रखेंगे, विकास क्रम है भाषाओं का। अगला क्वेश्चन है, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? तो ब्रज जो है ये किस उपभाषा के अंतर्गत आता है, यानी कि ब्रज भाषा। तो ये किस, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे पश्चिमी हिंदी। कौन हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी। जो ब्रज भाषा है वो पश्चिमी हिंदी के, यानी जो पश्चिमी हिंदी उपभाषा है, इसके प्रमुख बोलियों में ब्रज भाषा आती है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। फिर अगला है, आधुनिक कविता में महत्वपूर्ण है। ये आजकल की कविताएं, आधुनिक कविताएं हैं, उसमें कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण होती है ये बताना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लय और प्रवाह। आधुनिक कविता में लय और प्रवाह का महत्व है। कविता पढ़ाते समय कवि की युग चेतना के प्रति सजगता समझना आवश्यक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेंगे, हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक है। यानी कि अगर हिंदी भाषा है उसके विविध रूपों से हमें परिचित होना है तो सर्वाधिक सहायक कौन सी है चीज़ें ये बताना है। तो हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर हमें हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित होना है तो उसका हमें साहित्य पढ़ना होगा और उसमें जो अन्य मुद्रित सामग्रियाँ हैं वो पढ़नी होंगी।
तो ऑप्शन जिससे हमें हिंदी भाषा की विविधता का ज्ञान हो सकता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन देख लेंगे। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। यानी कि अगर हम भाषा सीखते हैं और भाषा अर्जित करते हैं तो किसका आधार नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन सी व्याकरण, इसका आधार नहीं है। ऑप्शन सी भाषा सीखने और अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार व्याकरण नहीं है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रथम कारण भाषा परिवेश। इसका मतलब हुआ हम जिस भाषा परिवेश में रहते हैं, यानी कि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ का क्षेत्र में जिस प्रकार की भाषा बोली जाती है या जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया जाता है सबसे अधिक, हम वही भाषा सीखते हैं। तो भाषा का जो परिवेश होता है, जो पर्यावरण होता है, जो हमारे आसपास का क्षेत्र होता है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। व्याकरण इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि जब हम भाषा बोलना सीख जाते हैं उसके बाद जब हम पढ़ने लिखने जाते हैं तब हमें व्याकरण का ज्ञान होता है। उसके पहले सिर्फ हम बोलना सीखते हैं। तो बोलने के लिए हमें सिर्फ जो है बोलने या सीखने के लिए हमें भाषाई परिवेश सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। तो ऑप्शन इसका जो है व्याकरण सही हो जाएगा। ये लगभग 50 क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, भाषा से संबंधित थे। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, एक दो बार और रिवीजन कर लेंगे, आसानी से याद हो जाएंगे। आने वाले TGT PGT एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अगले वीडियो में और 50 क्वेश्चन देखें जो भाषा से संबंधित होंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। इसके लगभग हम 500 क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपको भाषा से संबंधित होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, इससे आपको है नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। और हिंदी साहित्य के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस से चल रहा है वो भी वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग वो भी जा कर के देख लेंगे। जो साहित्य से संबंधित क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।